जय हिंद दोस्तों, दो बड़े अपडेट। केएसबी से कई लोगों का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 12,000 और 24,000 आ रहा है। केएसबी से, हाँ जी दोस्तों, यानी केंद्रीय सैनिक बोर्ड से। और इसके साथ साथ आपको पेनरी ग्रांट मिलता है, एजुकेशन ग्रांट के साथ साथ आपको मैरिज ग्रांट मिलता है, मेडिकल ट्रीटमेंट है अनाथ बच्चों के लिए, और आपको प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए लाखों रुपए मिलते हैं। और ये दो प्रकार का आपने देखा हुआ, रक्षा मंत्री एक्स सर्विसमैन वेलफेयर फंड से मिलते हैं, इनका रिन्यूअल भी होता है, और उसके बाद प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप से भी पैसे मिलते हैं। तो क्या आपको इन बातों की जानकारी है? यदि जानकारी है तो आप इसके लिए क्लेम करते हो। अब क्लेम करने के बाद यदि कहीं क्लेम फंस जाता है तो आप सीधा केएसबी जाते हो, तो वहां का क्या हाल है? और वहां क्या हाल है, वहां पर एक एडवोकेट साहब एक वीडियो बनाते हैं, और वो मेरे दोस्त भी हैं। जब उनका वीडियो हमारे पास आता है, फिर शाम को हमारी बात होती है, तो हमने कहा मैं इसको न्यूज में डालूंगा कि आखिर केएसबी जैसा एक केंद्रीय सैनिक बोर्ड है जहां पर पूरे यानी सैनिकों की उम्मीद है, और वहां पर जाने पर वो वहां की जगह की, वहां की व्यवस्था को लेकर सवाल उठा के बहुत दुखी हो जाते हैं। और मैं सरकार से मांग करता हूं, वहां के सचिव से मांग करता हूं, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के सेक्रेटरी से, कि महोदय कम से कम पूर्व सैनिक, वीर नारियों, विधवाओं का थोड़ा ख्याल रखिए, क्योंकि वहां से बहुत सारी ग्रांट है जो पूर्व सैनिकों के लिए मिलती है, उनके आश्रितों के लिए मिलती है, वीर नारियों के लिए मिलती है, और ये हमारी व्यवस्था का सवाल है। और सेना में हर व्यवस्था बड़े बड़े सुचारू रूप से होती है, इसी पर सवाल उठाए। दूसरी 200 बात रखूंगा, आपको पता है कि आपके सामने ये जो वीडियो देख रहे हो ना जंतर मंतर पर, यहां पर ये कौन लोग हैं और कहां के रहने वाले, ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ दिया है। और यही लोग पिछले 14 साल से इन्हीं ने ठेका ले रखा है क्या? और वहां पंजाब से चलकर वहां आते हैं, गुरुद्वारा साहब में रहते हैं और अपनी परमिशन लेते हैं दिल्ली पुलिस से। कितनी बहुत सारी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है एक दिन जंतर मंतर पर एजिटेशन के लिए। अब मैं क्यों कह रहा हूं, आपको एक आंकड़े रखना चाहता हूं कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स की बड़ी संख्या डिफेंस पर्सन है। 46% यानी हम लोग सैनिक हैं, जो कि लगभग 40% में से आर्मी के लोग ज्यादा हैं, यानी लगभग 30 इतने लाखों लोग हैं हमारी आवाज कोई नहीं उठा रहा है। दूसरे नंबर पर आता है रेलवे, जिसके 26% है। उन्होंने सरकार की नाक में दम कर रखा है, यानी इतने सारे संगठन हैं, नॉर्दर्न रेलवे मेंस फेडरेशन, NRMU, और इलेक्शन होते हैं और जाके काम भी रोकते हैं, और उनके दबाव की वजह से हमें भी कुछ मिल जाता है। नहीं, हमारा तो हाल बेहाल है। क्यों? इसके ऊपर मैं बात रखूंगा। सबसे पहले दो खबर है। पहली खबर के बारे में देखते हैं। आखिर जितेंद्र देव साहब हैं, जो मेरे दोस्त हैं, मैं खुल के कह रहा हूं। अब उन्होंने कल जो वीडियो आप देख सकते हो, और उन्हें क्या कहा है, क्या ट्वीट करके कहा है, देश भर से प्रतिदिन 100 से अधिक पूर्व सैनिक समस्याओं शिकायतों के समाधान के लिए केंद्रीय सैनिक बोर्ड मुख्यालय RK पुरम नई दिल्ली आते हैं। यह घटना 6 अगस्त 2026 की है। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि केएसबी मुख्यालय में भी सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए कोई उचित सिंगल विंडो व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। सबसे निराशाजनक बात है कि गार्ड रूम, रिसेप्शन स्तर पर भी पूर्व सैनिकों की समस्याओं को सुनने और मार्गदर्शन करने की उचित व्यवस्था नहीं है। रिसेप्शन पर सिविलियन स्टाफ तैनात है, लेकिन उसे गेट पास जारी करने का भी अधिकार नहीं है। देश के विभिन्न हिस्सों से अपनी जायज समस्याओं के समाधान के लिए आने वाले पूर्व सैनिकों को कथित रूप से इधर से उधर टेलीफोन करने के लिए कहा जाता है। रिसेप्शन में मात्र 4 से 5 लोगों की क्षमता वाला एक छोटा सा काउंटर है। वहां न बैठने की सुविधा है, न पर्याप्त संख्या में लोगों को खड़े होने के लिए रहा। यह व्यवस्था देश भर से आने वाले पूर्व सैनिकों की संख्या, उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप बिल्कुल नहीं है। हमारे पूर्व सैनिकों के साथ इस प्रकार व्यवहार अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, अस्वीकार्य है। केएसबी ऐसा स्थान है, और ऐसे स्थान पर होना चाहिए कि पूर्व सैनिकों को सम्मान, सहयोग, उनकी शिकायतों को तुरंत समाधान मिले, न कि उन्हें एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय के चक्कर लगाने पड़े। यह अत्यंत शर्मनाक है कि केएसबी उन्हीं पूर्व सैनिकों को बुनियादी शिकायत निवारण की सुविधा तक उपलब्ध नहीं करा रही है, जिनकी सेवा एवं कल्याण के लिए केएसबी की स्थापना की। यानी केएसबी, केंद्रीय सैनिक बोर्ड, का काम ही हमारी वेलफेयर को देखना है। सारी स्कीम CHSB इसी के अंडर आता है, सब कुछ इसी के अंडर आता है। राज्य सैनिक बोर्ड, जिला सैनिक बोर्ड, DGR सब आता है। और वहां का एक वीडियो कहीं ना कहीं हमें झकझोर देता है।
हम उम्मीद करते हैं कि मामला इस सरकार के संज्ञान में जाए और सरकार कार्रवाई करे, क्योंकि यहां लोग पेनुरी ग्रांट की चीजें फंस जाती है, एजुकेशन ग्रांट है, हॉस्टल सब्सिडी है, डॉटर मैरिज ग्रांट है, क्योंकि हमारे पास कोई सीधा मैकेनिज्म नहीं है। हम किसी साइबर कैफे में जाते हैं या हम खुद कर लेते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, और जिला सैनिक बोर्ड कितनी हेल्प करता है, क्या आपका वो फाइल करता है, बिल्कुल नहीं कर पाता। तो ये सारी समस्याएं यदि कहीं फंस जाती हैं, बात पैसे की, आप पैसा देना चाहते हो और अच्छा मंत्रालय के जो एक्सेप्शनल वेलफेयर फंड है, प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप योजना है, तमाम ऐसी चीजें, उनके लिए हमें भटकना पड़ता है। और आप इसके ऊपर एक कमेंट्स करना होगा ताकि लोगों को समझ में आए लगभग आप इसकी जागरूकता कितनी है और कितने लोग इसका फायदा उठाते होंगे, और जो फायदा नहीं उठा पाते उसकी समस्या उनके सामने क्या आ जाती है। पहली बात, अवेयरनेस नहीं होती, अवेयरनेस हो जाती तो उसके प्रोसेस नहीं जान पाते, प्रोसेस हो जाते हैं तो आगे कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन आ जाती है, ये समस्या होती है। तो दोस्तों ये बात सच है या नहीं, आप प्लीज इस बात का समर्थन करना होगा। और जितेंद्र देव साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ। ना मैंने ऊपर जाना है यार, मैं अलग हूँ। डीजीआर जाना आपको? हाँ, बात कर लीजिए। 116 में बात करके मैं बात करना, बात हो गई जो करना अभी करना दोबारा, उन्होंने बोला करना थोड़ी देर में। चलो ये सब हो गया। दे आर नॉट लिफ्टिंग। हेलो जैन साहब, मैं सुल्तान किशन बोल रहा हूँ सर। बताइए, लोग यहाँ पर जो है पूरे बड़े ऑल ओवर इंडिया से आ रहा है यहाँ पर, बोल रहा है कि 111 करो, 119 में कोई उठा नहीं रहा है यहाँ पे, हैं? व्हाट इज द फन, है ना? दिस इज द केंद्रीय सैनिक बोर्ड। बोलता है यहाँ से बात कीजिए, हाँ? अरे हमारा टेलीफोन नहीं उठा रहा है, आदमी दूर से आएगा, दूर टेलीफोन तो कर रहा है, वहाँ बाहर से उठाने आया, तभी तो यहाँ पर केंद्रीय सैनिक बोर्ड में, केंद्रीय सैनिक बोर्ड बोलता है कि आप यहाँ वहाँ टेलीफोन कीजिए। यहाँ पर मत चिल्लाइए, यहाँ पे डिपार्टमेंट में जाके बोल देना चाहिए। केस बोलो, नहीं है, आप डिपार्टमेंट बोलो, ऑफिस नहीं है, अब चिल्लाइए मत यहाँ पर। तो जाने तो केसबी का ऑफिस थोड़ी है, तुम्हारी ऑफिस है, वही स्टॉपिंग है। सर आपको कौन रोका? आपको मैं बता रहा हूँ, आपका नंबर दिया गया है, वहाँ से अटेंड करेगा तब आप नहीं, व्हाई यू आर स्टॉपिंग इन गेट? आप वहाँ पर जाके बात करिए, गेट ऑफिस में नहीं, बात करो सर, ऑफिस के बाहर आप जाके बात करिए। किसका ऑफिस है? सिक्योरिटी ऑफिस के अंदर आता है, सिक्योरिटी ऑफिस के अंदर आता है। सिक्योरिटी? ये सिक्योरिटी ऑफिस के अंदर आता है। सिक्योरिटी पास नहीं बना रहा केसबी का? क्या? केंद्रीय सैनिक बोर्ड का पास नहीं बना सकते, वहाँ से जब तक लिखते नहीं बना नहीं सकती है? क्या नाम है आपका? सुमन नस्कर। सुमन नस्कर है, बोलिए। ओके, बना ले कॉपी। तुम्हारा भी डीजल में तुम्हारा कंप्लीट होता है, चिंता मत बताइए। मत करो साहब। अब मैं बात करूंगा जंतर मंतर पर कल एजिटेशन हुआ, और मैं सीधा सीधा बात कर रहा हूं। ये एजिटेशन जो होना था 8 तारीख का, कहीं ना कहीं थोड़ा संदेह था, हमारे पास भी क्लियर जानकारी नहीं। मैंने एसपी घोषाल साहब को फोन किया, मान साहब को, सुरन सिंह मान साहब से मेरा कांटेक्ट होता है, हमारे दोस्त जम्मू में महेश शर्मा जी, उनसे बातचीत होती है, सभी हैं, सब पूर्व सैनिक हैं, उन्होंने जबरदस्त तरीके से एजिटेशंस किए हैं, चाहे उनके नाम कुछ भी हो। हिमाचल के बहुत सारे लोग हैं, वीर बहादुर सिंह जी हैं, FBA के अर्जुन सिंह भी है, और महन आप जो देख रहे हो उसकी अगुवाई और लीडिंग और ताकत सबसे ज्यादा झोंका है तो ये लोग हैं। आप देख सकते हो कहां से हैं, कौन से स्टेट के हैं, बोलने की जरूरत है क्या। यानी वेटरन्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हो, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी, उन्होंने फिर दावा किया है, हम आपकी जायज मांगों के लिए समर्पित हैं। जेएसयू जवान को किसी का एहसान नहीं चाहिए, हमें इक्वल मिलिट्री सर्विस नहीं मिलेगी जब तक एजिटेशन करेंगे। और इन्होंने विगत में 1 साल के लिए परमिशन मांगी थी, फिर 6 महीने की मांगी थी, फिर नहीं सरकार ने दिया, और ये परमिशन आगे निरंतर परमिशन की प्रक्रिया है। ये और जबरदस्त तरीके से, ये अभी का नहीं है, बहुत पीछे 2013-14 आपको आरोपी मिली है, उसमें उस आरोपी के इतिहास में इनका भी नाम है। इनके संघर्ष और त्याग इन्होंने जबरदस्त तरीके दिया, आमरण अनशन तक किया है, रेल रोकी है, बस रोकी है, टंकियों पे चढ़े हैं, बहुत पुराने में सुबेदार प्रगट साहब से 90 साल तक के हैं, और बहुत सभी लोगों ने इसमें काफी संघर्ष किया। और कल का धरना जबरदस्त तरीके से सरकार को संकेत। अब मैं बात क्यों करना चाहता हूं, अब केंद्रीय कर्मचारी हैं, सरकार पेंशनर्स को लेकर कहीं ना कहीं अपना एक दर्द बयान करती है। अब दर्द क्यों बयान करती है कि पेंशन बजट बढ़ रहा है। अब बजट किस लिए बढ़ रहा है कि डिफेंस पेंशनर्स ज्यादा हैं, 46% डिफेंस पेंशनर हैं, सरकारी आंकड़े देख लीजिए पहले नंबर पर। अब 46 क्यों हैं कि उन्हें कम उम्र में सेवानिवृत्ति मिल जाती है, प्रीमेचर भी आते हैं, और सिपाही का आप समझ सकते हो 35 से 40 साल में लगभग सिपाही नायक आ जाते हैं।
अब जो 40% है वो कितना एजिटेशन कर रहे हैं जरा आप बता सकते हो? पूरे देश में है 30-35 लाख हैं, तो उसमें से कितना एजिटेशन कर रहे हैं, कितना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारी कितनी बड़ी यूनियन है? अभी तक शायद आप समझते हो 1% ही मैं बोल पाऊंगा, और 1% लोग आपके सामने देखिए, आप कम से कम इनको एक अप्रिसिएशन दे सकते हो। और ये नहीं, आप 2 साल पहले लगातार 1 साल इन्होंने जंतर मंतर पर अपना डेरा जमा के रखा। क्या त्याग और बलिदान के बगैर कुछ नहीं मिलेगा? कम से कम एक हो जाइए, एक सहमति बनिए। और क्यों नहीं बन पाते? कोई ना कोई किसी राजनीतिक चीजों से चुपके, जो अध्यक्ष जो चेहरा बन जाता है, फिर वो जाकर के सोचता है कि मुझे कोई इनवाइट करे किसी पार्टी में और मुझे कोई पद मिल जाए, और उसके चक्कर में वो यानी नीचे वाले सैनिकों का भी सत्यानाश कर देता है। या मेरी बात बुरी लग रही हो, लेकिन नहीं, हमारी बातें उन सैनिकों के लिए हैं, उन नेताओं के लिए नहीं है, या जो सब कुछ जानते हैं उनके लिए भी नहीं, उन सैनिकों के लिए हैं जो इनोसेंट हैं, वो हर किसी के पीछे लग देते हैं। तो अब उन्हें सोचना होगा हमने किसके पीछे खड़ा होना है, यानी आपकी हक का है। दूसरी बात, जो राजनीति से प्रेरित है, कहीं ना कहीं उसकी महत्वाकांक्षा है, वो आपको दिशा दिखाएगा कि हम इधर जा रहे हैं, लेकिन वो पहुंच कहीं और जाएगा। तो ऐसे लोगों का पीछा न करें, ये मैं बात आपके सामने रख रहा हूं। तो दोस्तों, आपका क्या है इसके ऊपर नजरिया, और कमेंट्स जरूर दें। धन्यवाद। वाहिगुरू जी की फतेह। आज ਅਸੀਂ देख रहे हैं कि साडी ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜੋਤੀਆ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜੋਤੀਆ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵਾਇਸ ਆਫ ਐਕਸਰਸਮੈਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ। ਲੇਕਿਨ ਵਾਇਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਸਾਬਕਾ ਜਥੀਓ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡੋ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਥੀਓ ਜਵਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਥੀਓ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਓ, ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡੋ। क्योंकि असं यूनाइटेड फ्रंट ਨਾਲ ਕੰਮ करके देख लिया किवें सानू धोखा मिलिया। वन रैंक वन पेंशन केवल तो केवल जथीओ जवानों का हक सीगा जो अधिकारी ले गए। होर भी कई मुद्दे मेरे तो पहले बुलारियां ने पूरा डिटेल दे विच दस्से आ। लेकिन साडी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का शुरू तो ही इहो ही एजेंडा सीगा कि आपां अपने जथीओ जवानों को जागरूक करिए। असीं कदे भी नहीं ये गल कही कि साबका सैनिक संघर्ष कमेटी नाल जुड़ो। असीं हमेशा ही शुरू तो ही पूरे देश के जथीओ जवानों को इहो ही आगाह करते रहे हैं कि अपने अपने इलाके दे विच अपनी अपनी जथीओ जवानां यूनियन बनाओ, ताकि आपां इकट्ठे होकर अपने हकी मंगां वास्ते आपां संघर्ष कर सकीए।